नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और इस दरमियान एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जो कहीं ना कहीं इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। सदन की कार्रवाई चल रही होती है और सवाल जवाब हो रहे होते हैं, मंत्री सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। इसी दरमियान जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वो किसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। यही नहीं, उत्तेजना के तहत वो विधायक पर भड़कते हैं और साफ तौर पर अपना हेडफोन निकाल करके टेबल पर फेंक देते हैं और 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। आपको बता दें, इस तरीके के लगातार कई चीजें देखने को मिलती है विधानसभा में, जब कहीं ना कहीं सतीश महाना या तो कभी जो विधायकों की शेरो शायरी से आजिज आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं वो उत्तेजित और परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। और साफ तौर पर आज की तस्वीर बताती है कि कितना ज्यादा सतीश महाना विधायकों के व्यवहार से उत्तेजित हो जाते हैं। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं भड़के थे विधायकों पर, बीजेपी के ही विधायक पर भड़के थे। केतकी सिंह जो कि बलिया की बासडी से विधायक हैं, उनके ऊपर भड़के थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप सभी लोग बताएंगे या सभी लोग तय करेंगे कि आप कैसे हाउस चलेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो ये तस्वीर आई विधानसभा से, तो जो वहां के जो व्यवहार है जो विधायकों का, उसको लेकर के खासतौर से जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना काफी नाराज दिखे, जिसके बाद उन्होंने हेडफोन निकाल करके फेंक दिया टेबल पर और सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विधानसभा में कई सवालों के जवाब मंत्री दे रहे हैं और एक सवाल यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के था, उसको लेकर के पूछा गया था। आजमगढ़ में मेडिकल कर्मचारी निकाला गया था, जिसके बाद विधायक ने एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए अलग से उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम बना हुआ है। किसी भी तरीके कोई उनके साथ मनमानी ना हो, उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो और उनकी बात सुनी जाए, इसीलिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित की बात को रखता है। तो साफ तौर पर सवाल का ये जवाब भी है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको नियमित नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भी मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार का बजट आया और इस बार के बजट में जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम है, इसके लिए करीब 450 के करीब, 425 के करीब करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, जिसकी वजह से चुनावी साल में, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, ऐसे में आउटसोर्सिंग निगम के तहत करीब 20,000 तक लोगों की भर्तियां हो सकती है, कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। और इसमें जो न्यूनतम वेतन होगा वो 16,000 से 20,000 तक होगा, जो न्यूनतम वेतन होगा। और तमाम सुविधाएं उनको मिलेंगी जो भी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि इस जो निगम बना है, ये इसलिए निगम बना है क्योंकि पहले आउटसोर्सिंग एजेंसीज थी, जो साफ तौर पर उनकी शिकायतें मिलती थी कि वो जो कर्मचारियों का वेतन है वो समय पर नहीं देते, उनको लीव नहीं देते, उनकी समस्याओं को सुनते नहीं है और कई बार उनके साथ उनके वेतन को लेकर के कई बार बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग निगम बना और इसके तहत भर्तियां की जाती हैं, लोगों को रखा जाता है आउटसोर्सिंग के तहत, जिसके वजह से सीधे सीधे अकाउंट्स में लाभार्थियों के जो कर्मचारी हैं उनके अकाउंट सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टी भी मिलती है, सिक लीव भी मिलती है, पेरेंट्स लीव भी मिलती है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं जो उनके हित को ध्यान में रखती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और जो आरक्षण की नियमावली है, जिस आरक्षण के तहत भर्तियों में भी उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने पीडीए को लेकर के और आरक्षण को लेकर के इस पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद इस पूरी भर्तियों में आरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल में एक बड़ी सौगात उन कर्मचारियों के लिए, उन लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो नौकरी की तलाश में है, क्योंकि करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती की जा सकती है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रवीर, हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर लीजिए इंद्रवीर। अखंड, देखिए अगर बात करें तो तमाम सारी चीजों की गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसमें एक सबसे बड़ा फेस्टिवल शिवरात्रि है, जो पूरे देश में 15 फरवरी को मनाई जाएगी।
इस शिवरात्रि के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पे है और तमाम तरीके की जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे सुरक्षा व्यवस्था, और अगर बात करें तो पीस कमेटी की जो बैठक होती है वो अब अलग अलग थानों में देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों। इन सबको बुला करके जो सामाजिक लोग हैं, प्रधान, प्रतिनिधि और ऐसे तमाम सारे नेताओं के जो लोग हैं वो बुला बुलाकर थाने में थानेदार और तहसीलदार और अगर बात करें नायब तहसीलदार, ऐसे तमाम जो अधिकारी हैं वो अब इनको बुला करके इस कमेटी की बैठक होती है और इस बैठक में ये बात होती है कि आपस में हम लोग सौहार्द बनाकर रखें और किसी तरीके के जिले में शांति व्यवस्था है और जो माहौल है इस त्योहार का लेकर के या आने वाले हर त्योहार को लेकर के कोई खराब ना करे। और ऐसे तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिल रही है अलग अलग थानों में, अलग अलग तहसीलों में। इस त्योहार को लेकर के प्रशासन और खासकर पुलिस विभाग को चौकन्ना है। जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे अगर बात करें तो लालगंज तहसील के अंदर बालेश्वर मंदिर है और पछरावा में भोरेश्वर मंदिर है। ऐसे ही लाल शहर में अगर बात करें तो जगमुनेश्वर मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव की आराधना और पूजा पाठ 1 से 2 दिन तक बारात, इस तमाम सारे कार्यक्रम को लेकर के ये जो है पुलिस विभाग और रैली प्रशासन अलर्ट मोड पे दिख रहा है और उसी को लेकर के ये तमाम सारी जो चहल पहल है। अब शिवरात्रि जो कि आज 13 तारीख है, परसों शिवरात्रि, तो ये खबर है रायबरेली। बिल्कुल इंद्रवीर, महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में इसको लेकर के तैयारियां तेज हैं। पुलिस प्रशासन भी खासतौर से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर शिवरात्रि के दिन भारी भीड़ उमड़ सकती है, एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिल सकता है, वहां पर तैयारियों को लेकर के विशेष इंतजाम पुलिस अधिकारियों प्रशासन के द्वारा किए गए। रायबरेली में भी ऐसे एक मंदिर के बारे में आपने बताया था जहां पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था और वहां पर विशेष इंतजाम किए गए थे। हालात क्योंकि अब तो 1 से 2 दिन का ही बस समय बचा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने क्या और नई कोई चीज या कोई नई योजना ट्रैफिक को लेकर के या फिर मंदिर प्रशासन को किसी तरीके के कोई निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं? देखिए, आज रात से लेकर के कल सुबह तक पुलिस जो है अपने जो रूट डाइवर्जन के शहर के अंदर जो ज्यादातर कस्बे में मंदिर है उन सबका जो रोड डाइवर्जन होता है, जो क्योंकि अगर बात करें चंद्रापुर तो शहर कोतवाली नगर में है और ये दिल की धड़कन कहे जाए सुपर मार्केट एरिया में पड़ता है मंदिर। तो यहाँ पर रूट डाइवर्जन होता है अखंड, और जब रूट डाइवर्जन करेंगे तो रूट डाइवर्जन क्या होता है कि जो ट्रैफिक शहर के अंदर जाने वाला है उसको हो सकता है कहीं कचहरी रोड से घुमा दिया जाए। तो ऐसे रूट डाइवर्जन हल्के फुल्के होते हैं, क्योंकि शहर के बाहर रूट डाइवर्जन है, शहर के अंदर ही मंदिर है, तो ये रूट डाइवर्जन देखने को मिलते हैं। पुलिस ने अभी फिलहाल जारी नहीं किया, लेकिन इस मंदिर को लेकर के ड्यूटी भी लगाई जाती है लोगों की, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे एसआई हो, और तमाम सारी टीमें गठित की जाती हैं। तमाम सारे, जैसे हमने कहा कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई वो ना हो, कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय के बीच में है और कई सारे हिंदू समुदाय के बीच में, ऐसे तमाम सारे त्योहारों को लेकर के ये तैयारियां चल रही हैं। और परसों महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, उसमें रायबरेली प्रशासन और पुलिस प्रशासन खासकर अलर्ट है। और नए अधीक्षक रवि कुमार ने साफ कह दिया है कि कल बोर्ड मीटिंग हुई, यूपी बोर्ड की परीक्षा भी है 18, अगर बात करें तो 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक बोर्ड परीक्षाएं भी सुनिश्चित हुई है। इन सबको लेकर भी रायबरेली प्रशासन पुलिस प्रशासन की बैठक हुई है। उसमें रवि कुमार पुलिस अधीक्षक ने सीधे निर्देश दिया है कि ऐसे नकल करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो उनके खिलाफ धाराएं बनती है उन धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले समय में अगर ऐसी कहीं गतिविधियां पाई जाएगी या नकल कराने वाले जो माफिया हैं अगर ऐसी कहीं हरकतें करते पाए गए तो उनको रायबरेली पुलिस बख्शेगी नहीं। जिन धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए उस पर करके उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसे तमाम सारी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये गतिविधियां दोनों चीजों को लेकर, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो और चाहे महाशिवरात्रि की हो, इन सबको लेकर तैयारियां की गई। बिल्कुल, सवाल एक और भी इंद्रवीर, कल आपने एक बड़ी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से गरीब व्यक्ति, गरीब परेशान व्यक्ति, वो अपने बेटे की के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए, क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि पुलिस को फंसा रही थी, उस पूरे मामले में क्या हुआ? पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया है या छोड़ा है? क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि घटना हुई थी, उसको उस समय गिरफ्तार किया गया था और उसको सहयोगी बना करके रायबरेली पुलिस ने, कीरो पुलिस से अगर बात करें तो सहयोगी बना करके,
ये इनके सहयोग करते थे 16 साल की नाबालिग बच्ची को भगाने में, इनके मोबाइल से बात हुआ, चूंकि वो मुलजिम बन गया। अब अगर हम एक तरीके से बात करें एज अ जर्नलिस्ट, तो पुलिस ने बनाया, लेकिन अब उनके मोबाइल से बात हुआ तो कोर्ट में भी सीडीआर के माध्यम से पुलिस साबित करेगी कि ये इनके मोबाइल से बात हुआ, ये मोबाइल नंबर इनके नाम पे, तो मुलजिम बन गए। तो उनको कई गंभीर धाराओं में दोनों लोगों को कल रायबरेली पुलिस ने जेल भेजा है। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई थी, किस तरीके से एक जो उस युवक का पिता था वो पुलिस पर आरोप लगा रहा था कि उससे पैसे मांगे गए थे नाम निकालने के चक्कर में, और अब जो युवक है उसको गिरफ्तार कर पुलिस ने मनमानी करी और जो करना था पुलिस ने कर दिया। मुलजिम हम कई बार कई केसेस में देखते हैं, अभी हमने कल देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जेल में जाते हैं जब कुछ लोग, जज साहब किस तरीके से यूपी पुलिस के इनकाउंटर की फेक वीडियो वायरल हो रहा है, खुद बता रहे हैं जेल में जो बंद है कैदी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस जो चाहती है वो करती है और वो करके ही मानती है। अब बिल्कुल जो भी है अब इस पूरे मामले में वो तो चीजें हैं और साफ तौर पर देखी जा सकती है कि पुलिस ने कैसे उस युवक को किन धाराओं में और क्या उनके पास सबूत है जिसके तहत उनको उसको सलाखों के पीछे भेजा है। फिलहाल एक युवक के लिए उसके पिता ने गुहार लगाई थी और साफ तौर पर पुलिस वालों पर ही आरोप लगाए थे। फिलहाल ये भी जांच का विषय है कि उसमें कितनी सत्यता है, दोनों तरफ से है, लेकिन इतना जरूर देखा जाता है कि कभी कभी पुलिस की खामियां कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। और साफ तौर पर कल देखा भी गया जब शिवम मिश्रा, जो कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी बताया जा रहा था, मुख्य आरोपी पुलिस ने ही उसको घोषित किया था, उसी ने बताया था कि मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा ही है, लेकिन जब कल पुलिस के सामने मतलब न्यायालय में पेशी हुई तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पुलिस दलीलें ही पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद उसको 20,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। बहुत बड़ा ये पूरा मामला था, सुर्खियों में था, अरबपति कारोबारी का बेटा था, और जिस तरीके से मामला आया सामने, जिसमें गवाह भी पलटने की बात आ रही थी, वादी भी पलटने की बात आ रही थी, और खुद ड्राइवर भी सामने आ गया था, यहां तक कि हाई कोर्ट ने उस जो ड्राइवर खुद आके बता रहा था कि मैं ही उस वक्त गाड़ी चलाता, उसकी बात को भी मानने से इनकार कर दिया, उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन जब कल आरोपी युवक, जो कि पुलिस के हिसाब से आरोपी था, जब वो कोर्ट में पहुंचा तो साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से पुलिस जो दलील नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उसको कोर्ट से जमानत मिल गई, वो भी 20,000 के मुचलके पर। तो फिलहाल पुलिस की कार्यशैली पर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं, पुलिस पर कई बार इस तरीके की चीजें आरोप लगते भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी। आपको एक खबर बताते हैं, बड़ी चौंकाने वाली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से है। यहां पर तमाम अपार्टमेंट्स लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बनाए हैं, और इन विकास प्राधिकरण के अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो वहां पर साफ तौर पर देखा गया है कि कई बार वहां की लिफ्ट की वजह से कई हादसे हो जाते हैं, कई बार लोग घंटों लिफ्ट में फंसे रहते हैं, परेशानियां होती हैं उनको, लेकिन वहां पर कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं होता। तमाम वहां के रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हों, वहां के निवासी हैं, या फिर उन जगहों के जो भी लोग हैं, वो लगातार इसको लेकर शिकायतें करते आए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक मेंटेनेंस, एक एडवाइजरी जारी होती है, और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए लिफ्ट को लेकर के वहां पर एक किसी न किसी एजेंसी को काम दे दिया गया है। सवाल तभी खड़े रहते हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक नया मामला सामने आया है जिसमें एलडीए-वीसी खुद लिफ्ट में हादसे का शिकार हो गए। अब आप सोचिए कि एलडीए-वीसी के साथ एक हादसे की खबर आ रही है कि वो सीजी सिटी में सीएसआई टावर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, 14वीं मंजिल पर जा रहे थे, लेकिन 7वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उनकी लिफ्ट खराब हो गई और अचानक से खिसक गई, जिससे सबकी सांसें या सबकी जान सकते में आ गई। अब आप सोचिए कि एलडीए-वीसी लिफ्ट में जा रहे हो, उनके साथ तमाम अधिकारी हो, अफसर मौजूद हो, और इस तरीके से लिफ्ट के अंदर ये हादसा हो जाए कि लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लगे। गनीमत रही कि लिफ्ट से ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ जिसमें किसी को गंभीर चोटें आई, सकुशल सारे अधिकारी बाहर आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एलडीए-वीसी के सामने लिफ्ट को लेकर के जिस तरीके की चीजें देखने को मिली है, जिसके बाद खुद एलडीए-वीसी ने कहीं ना कहीं एफआईआर के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार एक बड़े अधिकारी अब लिफ्ट में फंस करके घायल होने से बचे, उनके साथ तमाम अफसर भी मौजूद थे जो एलडीए के ही थे, वो भी घायल होने से बचे। अब जरा सोचिए उन तमाम लोगों के लिए जो लोग
बिल्डिंगों में रहते हैं और लिफ्ट का उपयोग करते हैं अपने फ्लैट्स में जाने के लिए, और कई बार वो शिकायत करते हैं। एफआईआर होती है या नहीं होती है वो बात का विषय है, लेकिन सोचिए कि किन मानकों के तहत वहां पर इस तरीके की जो लिफ्ट है वो लगाई गई है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या मानकों के अनुरूप इन लिफ्टों को लगाया गया है, या फिर घटिया क्वालिटी की लिफ्ट लगाई जाती है बिल्डिंगों में, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे आए दिन होते हैं। और अब तो इसका शिकार खुद एलडीए के वीसी प्रतिमेश कुमार जी खुद हो गए। सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की क्वालिटी को कौन पास करता है, इस तरीके की लिफ्ट को, जो इस तरीके की हादसे का शिकार हो जाए। किसी भी वजह से हो, मानवीय भूल भी हो सकती है, या फिर कोई एक छोटा मोटा, या फिर कहें कोई एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या लोगों की सुरक्षा या लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है कि उसको इसी तरीके से एक छोटी सी भूल की वजह से छोड़ दिया जाए। आज एक बड़े अधिकारी के साथ इस तरीके का हादसा होता है तो एफआईआर के निर्देश हो जाते हैं, सारे अधिकारी जांच में जुट जाते हैं, पर उससे पहले क्यों जांच नहीं होती, इस तरीके की लिफ्ट को क्यों पास कर दिया जाता है। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिरकार क्या कारण है इस तरीके की लिफ्ट लगातार बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में देखने को मिल रही है और आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार होती है, उसमें लोगों की जान संशय में पड़ जाती है। और साफ तौर पर जानकीपुरम में अपार्टमेंट्स हैं, वहां पर तो ऐसी घटनाएं लगातार एक कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद सुनने को दिखाई देती है कि वहां की लिफ्ट खराब है और लोग शिकायत करते रहते हैं, कई बार तो घंटों तक फंसे भी रहते हैं और बड़ी हादसे का भी शिकार हुई हैं। तो फिलहाल कहीं ना कहीं एलडीए के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वीसी हो, या फिर अन्य जो भी विभाग है, वहां पर जिस तरीके से लिफ्ट को लेकर के बहुत ढीला ढाला अपना रवैया अपनाया जाता है, और मेंटेनेंस की बात करें या फिर कहें कि जो चेक क्वालिटी होनी चाहिए, जिस पे पास करना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शायद ऐसा करने में जो अधिकारी हैं वो भूल जाते हैं। वो शायद कुछ लगता है उनको कि इसको करने से पहले अगर 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 हो सके तो उनको एक चेक क्वालिटी सही पास करनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत फिलहाल ना आए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तमाम ऐसी घटनाएं लगातार एक के बाद एक देखने को मिलती हैं, जिससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें। देखिए, कहर का कहर, जो आपने तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कानपुर की लैम्बोर्गिनी कार हो, रायबरेली में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार की वजह से कई लोगों की जान चली जाना हो, या फिर कल लखनऊ में एक 12वीं के छात्र ने 6 लोगों को रौंद दिया। अब आप सोचिए कि एक 12वीं का छात्र गाड़ी लेके चला रहा था, जो लखनऊ से कानपुर रोड पर जा रहा था, जिसने 6 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से लगातार तेज रफ्तार का जो कहर है वो एक के बाद देखने को मिलता है। कई लोग इस कहर का शिकार हो जाते हैं, मौत के काल में समा जाते हैं, लेकिन स्थितियां कहीं भी नहीं सुधरती और साफ तौर पर इस तरीके की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है। चाहे वो अरबपति कारोबारी का बेटा हो जो इस तरीके की घटना को अंजाम देकर के 20,000 के मुचलके पर छूट जाता हो, या फिर एक 12वीं का छात्र हो जो इस घटना को करने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। गनीमत रही कि पुलिस ने उसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद उसको गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यही उठता है कि किस तरीके से बच्चों को, अब 12वीं का छात्र है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि नाबालिग है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कैसे नाबालिग बच्चों को उनके माँ बाप इस तरीके से गाड़ी दे देते हैं और गाड़ी को दे करके इस तरीके से एक्सीडेंट करने के लिए उनको छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कहर है, जो रफ्तार का कहर है, वो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए होता है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कई चोटिल हो जाते हैं। और सोचिए उस माँ पर, उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने 6 साल का बेटा खो दिया। अब आप सोचिए कि वो दृश्य कैसा होगा जब अपने बेटे के शरीर से कफन हटाते वक्त मां का कलेजा सिहर सा गया होगा। वो तस्वीरें देखी हमने, सबने देखी कि किस तरीके से एक मां रोने लगती है अपने बेटे का चेहरा देख करके, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार एक के बाद एक हर दिन इस तरह की घटनाएं आती हैं, जो रफ्तार का कहर का शिकार लोग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जागरूकता अभियान, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर कहीं भी दिखाई नहीं देता। परिवहन को लेकर के अभियान चलाए जाते हैं, लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसका असर सड़कों पर नहीं दिखाई देता। लोग धड़ल्ले से नियम कायदे कानून को तोड़ते हुए अपनी मर्जी के हिसाब से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उन लोगों को परेशान करता है जो लोग
सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी खड़ी करके कोई सामान ले रहे हैं, उनको कभी परेशान करता है। कोई ऑटो से जा रहा था, उसमें टक्कर मार दी, उसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं, इसको लेकर के भी पुलिस को भी चौकन्ना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ना सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी दी है, उनके जो गाड़ी चला रहा था, बल्कि उनके खिलाफ भी जिन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी दी है कि आप गाड़ी चलाओ। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से, इन लोगों की वजह से लगातार एक के बाद एक कई हादसे होते चले जा रहे हैं। एक और खबर आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को बाराबंकी से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल पूरी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज यादव, जिनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है बाराबंकी के सफदरगंज से, जहां पर जो जानकारी निकल करके सामने आ रही थी कि वो अपने कुछ लोगों के साथ जा रहे थे। जब एसटीएफ ने कार्रवाई की है, उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया और लखनऊ ले आया जा रहा है। तो ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक या समाजवादी पार्टी या फिर जो लोग किसी तरीके का बयान देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन आपने देखा है कि अभी इस पूरे मामले पर अभी कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको एक और खबर बता देते हैं कि जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम 2 हमारे 12। तो कहीं ना कहीं इस सवाल पर जब मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने बयान दिया जो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है और उनका ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर किया है और उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि और किस तरीके के डिब्बे होंगे, अगर इंजन कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए हैं और उनकी भाषा को लेकर के तंज भी कसने का काम किया है, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर जिस तरीके का रिएक्शन ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनका था, उसको लेकर के उनकी शैली पर, उनकी वक्तव्य पर कहीं ना कहीं तंज कसने का काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। तो साफ तौर पर लगातार यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, क्योंकि अभी उन्होंने हाल में एक बात भी कही थी कि ना जाने कितने पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, किस तरीके की भाषा बोलते हैं। तो कई चीजें हैं, लगातार सीएम योगी पर भी सीधे तीर चलाते हैं। और हाल में ही हमने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा में उन्होंने जब एक बात हुई और जब टोका टोकी होने लगी तो उन्होंने बोला कि आपने उनको ही राम मंदिर का अध्यक्ष बनाया है जिन्होंने गोलियां चलवाई। तो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं इस तरीके के मामलों में। लेकिन साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से साफ तौर पर यह इंगित किया है और बताने का काम किया है, तो जो दिखाई भी देता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर भी है इस लिहाज से, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा थी जब इस्तीफा दिया था बसपा के सरकार में जो पूर्व मंत्री रहे थे नस्मुद्दीन सिद्दीकी, और जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। अभी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि वो 15 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही साथ अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी उस दिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिमों की बात करने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसके लिए एक बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि नस्मुद्दीन सिद्दीकी जैसा कद्दावर नेता जो कई विभागों का मंत्री रह चुका था बसपा सरकार में, वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ करके चुनाव के 1 साल पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहा है। क्योंकि कई बार इस तरीके की कवायद लगाई जा रही थी कि शायद, या कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो बीएसपी का दामन थामेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि नस्मुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी 15 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बड़ी समाजवादी पार्टी के लिए जीत की तरह देख रही है इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एकजुट करने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके के नेताओं को अपने पाले में रखना चाहती है। लेकिन जब से आजम खान की जेल की बात हो या उनके समाजवादी पार्टी से रिश्तों में खटास की बात हो, कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी उनके अतिरिक्त कुछ और नेताओं की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी के पाले में मुसलमानों को रखने के लिए
पूरी तरीके से ताकत के साथ जुट जाए। और ऐसा लगता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने के बाद, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, एक बार फिर बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो तमाम उनके साथ और भी मुस्लिम समाज के लोग उस दिन पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस चीज के लिए समाजवादी पार्टी खुशी जाहिर कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब 15 तारीख को समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या कहते हैं। एक और आपको खबर, अंतिम खबर बता देते हैं कि लगातार फरवरी के महीने में ही, मिड ऑफ द फरवरी, हालात बेहाल होते जा रहे हैं और दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है। दिन में जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, लोगों को एहसास हो रहा है मानो वो मई का महीना हो। तो ऐसे में एक बड़ी चीजें हैं और साफ तौर पर इस फरवरी के महीने में इस तरीके की धूप की कल्पना, इस तरीके की गर्मी की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आने वाले दिन में और भी ज्यादा गर्मी लोगों को रुलाएगी, लोगों को तपाएगी, लोगों को झुलसाएगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।